हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों अभी हम लोग जो एमसीक्यूज़ कर रहे हैं वो बीएड के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जो आपके राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ और आगरा यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होंगी बीएड की, उनके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेंगे। अभी हम लोग ये चतुर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका चतुर्थ सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है स्वयं की समझ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, इसका हम लोग यूनिट नंबर 1 अभी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 उन सभी के भी किए हैं जो कि आपका सेकेंड पेपर है और फर्स्ट पेपर है, उनके भी 1 यूनिट्स सभी की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी जो स्वयं की समझ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ BD 403, इसकी भी यूनिट नंबर 1 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। वो आपकी यूनिट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ सेल्फ। तो इस यूनिट को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा इसके बाद आपको आपका BD 401 का यूनिट नंबर सेकंड मिलेगा, फिर 402 का यूनिट सेकंड, 403 का यूनिट सेकंड, ऐसे ही करके इन सभी की यूनिट्स आपको एक एक करके मिल जाएंगे। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट 1 में कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ द सेल्फ, मनोविज्ञान में यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ होता है एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, और बी है एकात्मक व्यक्तित्व विकास और स्वायत्त होने का अनुभव। तो यह सभी हैं। इस तरह इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ क्या है? यहाँ पे अपने आप को समझने की बात करी गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ की बात करी गई, तो सभी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? आत्म पहचान की अवधारणा संदर्भित करती है। तो किस चीज़ से संदर्भित करती है? देखिए, आत्मधारणा से संदर्भित करती है, आत्म संदर्भित अनुभूति होती है, आत्म परिभाषा होती है, और ये सभी हो जाते हैं। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है? तो उसका सबसे सरल तरीका क्या है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है मान्यताओं के संग्रह को समझना, मान्यताओं की उपेक्षा करना, परंपराओं के प्रति उदासीन रहना, या दृढ़ता के साथ स्व आकलन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आ, मान्यताओं के एक संग्रह को समझना। क्वेश्चन फोर्थ है आत्म अवधारणा में शामिल क्या होता है? आत्म अवधारणा में जो है अतीत शामिल होता है, वर्तमान शामिल होता है और भविष्य शामिल होता है। तो यह तीनों जो है आत्म अवधारणा में शामिल हो जाते हैं। इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है? अतीत की आत्म अवधारणा अधिकांश होती है। तो अतीत की आत्म अवधारणा कैसी होगी? तो अतीत की आत्म अवधारणा हमेशा जो है नकारात्मक होगी। कैसी होगी? नकारात्मक होगी। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह बा है। क्वेश्चन 6 है भविष्य की आत्म अवधारणा किस चीज़ से संबंधित है? तो भविष्य की आत्म अवधारणा, देखिए आ क्या दिया गया? अतीत से बेहतर होने की संभावना है, वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना है, अतीत को दोष देने की संभावना है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आत्म अवधारणा भविष्य की बात करी गई है वह करी गई है वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कार्ल रोजर के अनुसार व्यक्ति को आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं। इस तरह से मानते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर आ, व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो कार्ल रोजर जो हैं वो इसी तरह से आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं। क्वेश्चन 8 है कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के कुल कितने घटक बताए थे? तो उन्होंने जो है 3 घटक बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी है। कार्ल रोजर्स के अवधारणा के कौन कौन से घटक हैं? तो इसका जो घटक है ऑप्शन नंबर है ए, स्वछवि है, आत्मसम्मान है और आदर्श स्व है। तो
इन सभी को आपको याद रखना चाहिए। इनके कौन कौन से घटक हैं? स्वछवि है, आत्मसम्मान है और आदर्श स्व है। ये किसके घटक हैं? कार्ल रोजर्स के। कितने घटक हैं? तो 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा वास्तविकता से मेल खाती है तो यह क्या करती है? तो यह सर्वांग समता को संदर्भित करती है। क्या? जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा वास्तविकता से मेल खाती है तो वह सर्वांग समता को संदर्भित करती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है बा। क्वेश्चन 11 क्या है? रोजर्स के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए। विषमता की स्थिति में रहना चाहिए, एकता की स्थिति में रहना चाहिए, उदासीनता की स्थिति में रहना चाहिए या अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, इसमें कैसा होना चाहिए? एकता की स्थिति में आपको स्थित रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्यक्ति का आदर्श स्वयं कैसे प्राप्त होता है? तो व्यक्ति का आदर्श जो है स्वयं प्राप्त होता है उसके बचपन के अनुभवों एवं माहौल के द्वारा। ठीक है, बचपन के अनुभव और माहौल के द्वारा यह प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाला कारक कौन सा है? तो छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाला कारक कौन सा है? आयु है, शिक्षा है और मीडिया है। ठीक है, ये सभी यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर द है यह सही है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझना को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने किया था? तो यह जो किया था वह किया था कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो ने। किसने किया है? कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो ने किया है। 15 क्या कहता है? रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। तो ये किसके अनुसार है? रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य कैसा होता है? तो आदर्श स्व होता है। आदर्श स्व जिसको क्या बोलते हैं? आइडियल सेल्फ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आइडियल सेल्फ बोलते हैं। 16 क्या बोल रहा है? कार्ल रोजर्स के आदर्श स्व या आइडियल सेल्फ का अर्थ क्या होता है? तो आइडियल सेल्फ का सीधा सा मतलब यह होता है व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार एवं अपेक्षित समझता है। ठीक है, या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार एवं अपेक्षित समझता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जॉर्ज टर्नर द्वारा विकसित आत्म वर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार आत्म अवधारणा में कौन से तत्व निहित हैं? तो वह कौन कौन से तत्व हैं इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्तिगत पहचान से संबंध रखने वाला, ऑप्शन बी है सामाजिक पहचान से संबंध रखने वाला, ऑप्शन सी है भाषाई पहचान से संबंध रखने वाला, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक पहचान से संबंध रखने वाला। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी। और देखिए ए और बी किस में आ रहे हैं? तो ए और बी ये दोनों जो आ रहे हैं वह है आपका ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में आवश्यक तत्व क्या है? तो उसमें जो आवश्यक तत्व है वह है व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक पहचान। क्या? व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक पहचान, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 19 है, आत्म जागरूकता का तात्पर्य क्या है? तो आत्म जागरूकता का तात्पर्य होता है ऑप्शन नंबर आ देखिए वातावरण के उद्दीपकों के प्रति मानसिक सचेतन, वातावरण के साथ निष्क्रियता या मानसिक प्रणाली पर वातावरणीय सजगता या वातावरण के प्रति अचेतन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, वातावरण के प्रति मानसिक सचेतन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं सोचता हूँ डैश मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जैसे मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास रहता है आदि संबंधित अथवा संदर्भित करता है। तो यह किस चीज़ को संदर्भित करता है?
आत्म अवधारणा को संदर्भित करता है, इसलिए जो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्वेश्चन 21 क्या कहता है? स्व अवधारणा आत्मन का घटक है। तो कैसा घटक है उसको देखते हैं। मान सम्मान से परे घटक है, शारीरिक एवं भौतिक घटक है, या संज्ञानात्मक या वर्णात्मक घटक है, सामाजिक एवं आर्थिक घटक है। तो जो कैसा घटक है? संज्ञानात्मक एवं वर्णात्मक घटक है, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब कोई व्यक्ति अपने सभी आयामों एवं अनुभूतियों से अवगत होता है तो कहलाती है स्व अवधारणा। अब देखिए स्व अवधारणा किस चीज़ को बोलते हैं? तो स्व अवधारणा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने सभी आयामों एवं अनुभूतियों से अवगत होता है तो उसकी क्या कहलाती है? स्व अवधारणा कहलाती है, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 23 है, स्व अवधारणा को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि? तो उसको कैसे परिवर्तित नहीं किया जाता? देखिए ऑप्शंस क्या हैं। इसमें उथले विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं मूल्यों का प्रभाव है, इसमें सामाजिक विचलन है, इसमें गहरे विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं मूल्यों का प्रभाव है, यह ऑप्शन दा है इसमें परिवेशीय आकर्षण है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें परिवेशीय आकर्षण है। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? स्व अवधारणा की विशेषता नहीं है। तो स्व अवधारणा की विशेषता कौन सी इसमें नहीं है? तो सभी ऑप्शन देखते हैं। इसमें दृढ़ विश्वास एवं मूल्य शामिल है, इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर दिया गया ऐसा, यह अपने विश्वास, धारणा, अनुभूतियाँ एवं प्रत्यक्षण द्वारा विकसित है, ऑप्शन दा, इसमें निम्न विश्वास एवं दृष्टिकोण शामिल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर दा, इसमें निम्न विश्वास एवं दृष्टिकोण सम्मिलित है। क्वेश्चन 25, कार्ल रोजर के अनुसार स्वयं अवधारणा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? तो इसमें करता है, ऑप्शन आ दिया गया है, वास्तविक स्वयं तक पहुंचना चाहता है, आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है, वास्तविक एवं आदर्श स्वयं को प्राप्त करना चाहता है, या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह होता है आपका आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 26 है, व्यक्ति स्वयं के विषय में सोचता है तथा अपने विषय में जो अवधारणा विकसित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आत्म अवधारणा। क्या बोलते हैं? आत्म अवधारणा। क्वेश्चन 27, आत्म अवधारणा अथवा स्व अवधारणा के प्रकार कौन कौन से हैं? उसके जो प्रकार हैं वास्तविक एवं आदर्श स्व है। क्वेश्चन 28, व्यक्ति अपने विषय में क्या सोचता है यह प्रत्यक्षीकृत करता है, जैसे वह कौन है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है वास्तविक स्व से। किससे है? वास्तविक स्व से। क्वेश्चन 29, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में महत्वपूर्ण कारक होता है, एक तो होता है आनुवांशिक कारक, ऑप्शन नंबर आ, और दूसरा होता है परिवेशीय कारक, ऑप्शन नंबर बा। तो ये दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 30 है, थॉमस एवं उसके सहयोगियों ने व्यक्तित्व का विकास के लिए क्या बोला? तो उन्होंने बोला है कि आनुवांशिक कारकों एवं परिवेशीय कारकों की अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या बोला है? आनुवांशिक कारकों एवं परिवेशीय कारकों की अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर आ होगा। क्वेश्चन 31 है, स्व के विकास में सहायक एजेंसी अभिकर्ता क्या होते हैं? तो वह होते हैं शिक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, पड़ोसी एवं मित्र होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द होगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्व के विकास में अहम भूमिका किसकी होती है? तो सामाजिकरण प्रक्रिया की होती है। किसकी होती है? सामाजिकरण प्रक्रिया की। यहाँ पे भी देखिए आप ऐसे समझो, ये सब हमारे समाज के ही चीज़ें यहाँ पे हमारी विकसित करती अभिकर्ता होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है, स्व के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार या परिप्रेक्ष्य क्या है?
तो वह है आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य या प्रयोजनवादी परिप्रेक्ष्य या यथार्थवादी। तो जो सबसे ज़्यादा है वह है आपका अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 34, समस्त विचार या सिद्धांत व्यक्ति द्वारा चिंतन के ही परिणाम हैं, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है, या जो संबंधित है अस्तित्ववादी विचारधारा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस विचारधारा का संबंध व्यक्ति के स्व के मूल्यांकन में, भावनाओं एवं संवेदनाओं के अध्ययन में है? वह जो है अस्तित्ववादी में है। किस में है? अस्तित्ववादी में, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 36 है कि प्रदर्शन की कौन सी विचारधारा चिंतन एवं सिद्धांत को गौड़ मानती है? तो वह जो मानती है अस्तित्ववादी। अब दोनों बार आपने देखा यहाँ पे अस्तित्ववादी के बारे में दिया गया, हर तरह से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय संदर्भ में स्व की अवधारणा का अर्थ, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ सेल्फ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन 37, सर्वशास्त्र प्रयोजन मात्म दर्शनम सूक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो है स्वयं को जानना। क्या है? स्वयं को जानना। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो भारतीय दर्शन का जो अंतिम उद्देश्य है, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? व्यक्ति द्वारा भौतिक सुख की प्राप्ति, व्यक्ति द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण, या व्यक्ति द्वारा स्वयं को जानना अथवा आत्म अवधारणा को समझना, या व्यक्ति द्वारा सुखपूर्व जीवन व्यतीत करना। तो जो सबसे सही ऑप्शन है वह आपका हो जाता है व्यक्ति द्वारा स्वयं को जानना अथवा आत्म अवधारणा को समझना। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संदर्भ में आत्म अवधारणा का रूप है क्या? भारतीय संदर्भ में आत्म अवधारणा का रूप कैसा होता है? वह है आपका सचेतन प्रकृति है, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 40, उपनयन का अर्थ क्या होता है? तो उपनयन का अर्थ होता है अध्यापक के पास लेके जाना। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वह हो जाएगा अध्यापक के पास लेके जाना। यहाँ पे उपनयन का अर्थ हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अनुपालन न करना, मोक्ष को प्राप्त करना या दूर ले जाना, ये सभी नहीं है। जो करेक्ट है अध्यापक के पास ले जाना। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी? तो वैदिक काल में शिक्षा जो प्रारंभ करी जाती थी वह करी जाती थी मंत्रोच्चारण के बाद, उपनयन संस्कार के बाद या यज्ञोपवीत के बाद। तो इन सभी चीज़ों के बाद जो है वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 42 क्या कहता है कि उपनयन संस्कार में किया जाता था? तो उपनयन संस्कार में क्या किया जाता था? विद्यारंभ किया जाता था, ब्रह्मचर्य व्रत का प्रारंभ किया जाता था, दंड, कमंडल एवं मृगछाला का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस हैं ये इसके सही हैं। क्वेश्चन 43 क्या कहता है कि वैदिक काल में विद्यारंभ को कौन सा जन्म माना जाता था? तो वैदिक काल में विद्यारंभ को जो है द्वितीय जन्म माना जाता था। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 44 है, वैदिक काल में विद्या के केंद्र थे, तो उसमें वैदिक काल में विद्या के केंद्र कौन से थे? मठ था, धर्मस्थल, गुरुकुल या मिशनरी। तो वो जो इसमें सबसे सही क्या है? सबसे सही है ऑप्शन नंबर सा, गुरुकुल थे उस समय। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कैसा था? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था वह संस्कृत हमको पढ़ाई जाती थी। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 46 है, चारों वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आदित्य। क्या बोलते हैं? आदित्य। क्वेश्चन 47, वैदिक काल में छात्रों की वेशभूषा कैसी थी? तो उनकी जो वेशभूषा थी मृग चर्म की बनी होती थी। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 48, भिक्षाटन के द्वारा छात्रों में कौन से गुण विकसित किए जाते थे? तो उनमें जो गुण विकसित किए जाते थे, सामाजिकता होती थी, विनम्रता होती थी और सहनशीलता। तो ये सभी गुण जो है उनमें विकसित किए जाते थे। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। 49, वैदिक काल में अपरा विद्या के अंतर्गत विषय शामिल है। तो अपरा विद्या होती है, एक परा विद्या होती है। तो अभी हम यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ जाते हैं कि अपरा विद्या के अंतर्गत क्या शामिल होता है? इतिहास होता है,
जीव विज्ञान, गणित, यहाँ पे ये जो है ये सभी सही हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की विधि कैसी थी? तो वैदिक काल में जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि थी तप एवं श्रुति थी। कैसी थी? तप एवं श्रुति। तप तथा श्रुति के द्वारा सीखते थे, ये ज्ञान प्राप्त करते थे। क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है कि वैदिक काल में स्व आत्मन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? स्व आत्मन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? तो अंतर्भाष, अंतः प्रेरणा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 52, अंतर्भाष या अंतः प्रेरणा विधि कैसी होती है? तो अंतर्भाष या अंतः प्रेरणा विधि होती है स्वतः स्फूर्ति अनुभूति, आत्म अनुशासन का विकास होता है, अचानक अज्ञानता का नाश होता है, ये सभी हो जाता है 52 का ऑप्शन नंबर द। 53 है, गुरुकुल में शिक्षा का वातावरण कैसा रहता था? तो गुरुकुल में जो शिक्षा का वातावरण निरंकुश होता था, लोकतांत्रिक, सामाजिक या पारिवारिक? तो वहाँ पे जो माहौल होता था या वातावरण होता था तो पारिवारिक होता था। 54, वेदों का अध्ययन करने के बाद छात्रों का घर वापस आना क्या कहलाता था? तो उस चीज़ को हम बोलते थे समावर्तन। क्या बोलते थे? समावर्तन। क्वेश्चन 55 है, आत्म या आत्मन भारतीय दर्शन में किसका अंग है? आत्म या आत्मन भारतीय दर्शन में किसका अंग है? तो उपनिषद का अंग है। किसका है? उपनिषद। 56 है, उपनिषदों के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो उपनिषदों के अनुसार आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। कैसा है? शाश्वत है। 57, उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा अंश है। किस चीज़ का है? तो परमात्मा का। उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा किसका अंश है? परमात्मा का है। 58 है, आत्मा का परमात्मा से मिलन उपनिषदों के अनुसार क्या कहलाता है? तो आत्मा का परमात्मा से मिलन या क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं मोक्ष। ऑप्शन नंबर सा। 59 है, आत्मा का विशद व्याख्या किस ग्रंथ में करी गई है? तो वह जो करी गई है महाभारत के गीता उपदेश में। ठीक है, सभी लोग इस बात को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, आत्मन मानव जीवन में किसकी ग्रहणशीलता का परिणाम है? वह जो है इंद्रियों की ग्रहता का परिणाम है। 61, किसी व्यक्ति के स्व एवं आत्मन के विकास एवं निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो उसमें निभाते हैं स तथा बा दोनों। सा क्या है? आ तथा बा। आ है व्यक्तिगत पहचान और बा है सामाजिक पहचान। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे आपका करेक्ट है। किस चीज़ के लिए? व्यक्ति के स्व एवं आत्म विकास के लिए निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यह दोनों निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय दर्शन में स्व की अवधारणा का विकास किस संदर्भ में विकसित होता है? और जो विकसित होता है ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 63, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में मुख्यतः कौन से गुण पाए जाते हैं? तो इसमें जो पाए जाते हैं निरंतरता होती है, लोचशीलता होती है, परिवर्तनशीलता होती है और ये सभी होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 64 है, महर्षि अरविंद के शैक्षिक दर्शन में क्या सम्मिलित है? महर्षि अरविंद के शैक्षिक दर्शन में आध्यात्म है, ब्रह्मचर्य है, योग है, तो ये सभी यहाँ पे सम्मिलित हैं। क्वेश्चन 65 क्या कह रहा है? महर्षि अरविंद ने मानवीय विकास हेतु आवश्यक तत्व माना है, तो किस चीज़ को माना है? स्व या आत्मन का विकास को माना। 65 का ऑप्शन नंबर आ करेक्ट है। 66 क्या कहता है कि महर्षि अरविंद के अनुसार स्व या आत्मन के विकास से तात्पर्य है, तो किस चीज़ का तात्पर्य है? वह एक है मानसिक बुद्धिमत्ता एवं रचनात्मकता के विकास से, आत्मा की शक्तियों के सर्वांगीण तथा समग्र विकास से, सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं विकास से, कल्पना शक्ति के विकास से। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बा, आत्मा की शक्तियों के सर्वांगीण तथा समग्र विकास से। क्वेश्चन 67, आत्मसम्मान की भावना
किस प्रकार उत्पन्न होती है। आत्मसम्मान की भावना जो उत्पन्न होती है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की संतोषजनक आत्म अनुभूतियों से उत्पन्न होती है। इसलिए 67 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आ है। क्वेश्चन 68 है, स्वीकार्यात्मक सम्मान का आशय है। तो स्वीकार्यात्मक सम्मान का आशय कैसा है? वह दूसरों के द्वारा प्रेम एवं सम्मान की भावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 69 है, रोजर्स के अनुसार स्वीकार्यात्मक सम्मान की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। वह कैसे होती है? एक तो है आपका सामाजिक स्वीकार्यता, फिर है मानसिक स्वीकार्यता, फिर साथ दिया गया शर्त रहित एवं शर्त पूर्ण स्वीकार्यता, दा है सामाजिक शारीरिक स्वीकार्यात्मकता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सा, शर्त रहित एवं शर्त पूर्ण स्वीकार्यात्मकता। क्वेश्चन 70, परिवार में माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिया गया स्नेह एवं सम्मान किस श्रेणी में आता है? वह जो आता है शर्त रहित स्वीकार्यात्मकता। 71, स्व आत्मन के विकास में सम्मिलित है। स्व आत्मन के विकास में क्या सम्मिलित है? उसमें सम्मिलित है आत्मज्ञान है, आत्मसम्मान है, आत्म जागरूकता है। तो ये सभी यहाँ पे जो है सम्मिलित हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। 72, स्व ये आत्मन के विकास को संदर्भित करते हैं। कौन कौन संदर्भित करता है? आत्म अवधारणा करता है, सामाजिक स्व करता है, आदर्श स्व करता है, या उपर्युक्त सभी करते हैं। इसलिए 72 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। 73, स्व ये आत्मन के विकास में मुख्य भूमिका होती है। क्या? स्व या आत्मन के विकास में मुख्य भूमिका कैसी होती है? संज्ञानात्मक विकास की होती है, भावात्मक विकास की होती है, या क्रियात्मक विकास की होती है। तो इसमें उपर्युक्त सभी के विकास की होती है। 74 है, मनोविज्ञान के संदर्भ में पहचान का आशय है। मनोविज्ञान के संदर्भ में पहचान का आशय क्या है? कि किसी व्यक्ति के गुण एवं विश्वास, किसी व्यक्ति की अनुभूति एवं व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान, अभिव्यक्ति एवं अभिव्यंजना, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे है 74 का करेक्ट ऑप्शन उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। 75 दिया गया है कि पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहचान को जो प्रभावित करते हैं वह लिंग, आयु तथा धर्म, यह भी पास पड़ोसी, क्षेत्रीयता तथा भाषा, सामाजिक समूह, समुदाय तथा शिक्षा। तो ये सभी करते हैं। इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सही पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो देखिए, सही पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सामाजिक समूह, जातीयता या समुदाय, शिक्षा, भाषा, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, या आडंबर, जादू टोना या अंधविश्वास। तो यहाँ पे देखिए, सही पहचान को कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? वह है ऑप्शन नंबर द, आडंबर, जादू टोना या विश्वास। इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 77 है, भारतीय संदर्भ में आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? तो उसका स्वरूप होता है शाश्वत तत्व है। कैसा है? शाश्वत तत्व है। क्वेश्चन 78 है, आत्मा की विशद व्याख्या मिलती है। तो आत्मा की विशद व्याख्या किस चीज़ में मिलती है? वह मिलती है उपनिषद में। कहाँ मिलती है? उपनिषद में। 79, व्यक्ति में अंतर्निहित कौन सा मूलभूत सत्य एवं शाश्वत तत्व है जिसका विनाश नहीं होता? वह है आत्मा। आपका ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 80, जीवात्मा अंश है। तो जीवात्मा किसका अंश है? जीवात्मा है परमात्मा का अंश। किसका है? परमात्मा का अंश। क्वेश्चन नंबर 81, किसके संदर्भ में यह उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार वह नवीन शरीर को धारण करती है? तो यह बात कैसी है? यह आत्मा के बारे में बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 82, किस धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई है? किसको दिया गया है? बौद्ध धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से कि कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। अब हम वेस्टर्न फिलॉसफी के यानी कि पश्चिमी दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आत्म अवधारणा का प्रत्यय एवं अर्थ को समझते हैं।
तो यहाँ पे किस चीज़ की बात करी गई है, वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करी गई है। तो 83 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, पाश्चात्य विचारधारा का जन्म किस स्थान से माना जाता है, तो उसका स्थान है यूनान या ग्रीस। 84 है, सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने वास्तविक तौर पर दर्शन के स्पष्ट सिद्धांत तथा विचार प्रकट किए थे, वो प्रकट करने वाले थे प्लेटो। कौन थे, प्लेटो। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 85, प्लेटो का दर्शन कैसा है, प्लेटो का जो दर्शन है वो आदर्शवादी दर्शन है, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 86 है, पाश्चात्य दर्शन में स्व की अवधारणा का अर्थ क्या है, तो उसकी स्व की अवधारणा का अर्थ है ज्ञानवान बनना, ऑप्शन नंबर सा। फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि अनुराग। ठीक है, क्या होता है, बुद्धि या अनुराग। क्वेश्चन 88 है, पाश्चात्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति को प्रज्ञावान अथवा बुद्धिमान बनाना, बुद्धिमान बनाना। 89 क्या कह रहा है कि पाश्चात्य दर्शन की मुख्य विशेषता आत्मन विकास के लिए क्या कर रही है, वह जो कर रही है ज्ञान बढ़ा रही है, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 90, स्व के संदर्भ में पाश्चात्य दर्शन है कैसा है, भाषा सुधार तथा प्रत्ययों का स्पष्टीकरण, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि स्व के विचारों की पारंपरिक एकता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है भाषा की स्पष्टता जो है वह आवश्यक है। क्वेश्चन 92, स्व अथवा आत्मन के संदर्भ में तत्व मीमांसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा किसको बोलते हैं, मेटाफिजिक्स का लक्ष्य क्या है, तो उसका जो लक्ष्य है वह है परम सत्ता की खोज करना, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 93, प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक इसमें से कौन सी नहीं है, तो प्लेटो ने जो है एपोलॉजी भी लिखी है, रिपब्लिक भी लिखी है, क्राइटो भी लिखी है, जो नहीं लिखी है वह है पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 94 है, संवादिता सिद्धांत, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंस के प्रतिपादक कौन है, वह है प्लेटो। ठीक है, संवादिता सिद्धांत या थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंस प्लेटो के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन 95 है, प्लेटो ने किस प्रकार के स्व का खंडन किया है, उन्होंने जो किया है आनुभाविक प्रकार के स्व का खंडन किया है। क्वेश्चन 96 है, क्या जिसको कि हम प्रत्ययवाद बोलते हैं या आदर्शवाद या हम उसको आइडियलिज्म बोलते हैं, उसके जनक कौन है, उसको भी प्लेटो ही है। कौन है, प्लेटो साहब है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया कि सोफिस्टों के किस विचार का विरोध सुकरात ने किया था, क्या सोफिस्टों के किस विचार का विरोध सुकरात ने किया था, तो वह जो था निष्ठता मूलक प्रत्यक्षवाद। किस विचार का किया था, तो किया था ऑप्शन नंबर आ, आत्मनिष्ठता मूलक प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 98, किस दार्शनिक ने जगत की व्याख्या संख्याओं के आधार पर की थी, वह जो करने वाले थे वह थे पाइथागोरस साहब, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 99, स्व के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किस दार्शनिक ने किया था, वह करने वाले थे अरस्तु, ऑप्शन नंबर है बा। क्वेश्चन नंबर 100, अरस्तु ने कौन से दो घटकों का समर्थन करके मध्यम मार्ग का समर्थन किया, तो उन्होंने किया ऑप्शन नंबर है बा, बुद्धि और इंद्रियानुभाव। 101 है, पाश्चात्य दर्शन स्व को किस रूप में स्वीकार करता है, वह जो स्वीकार करता है व्यक्तिगत इकाई के रूप में स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कार्ल जुंग के अनुसार स्व की अवधारणा क्या है, तो कार्ल जुंग के अनुसार जो अवधारणा है चेतना और बेहोशी के एकीकरण का प्रतीक, यह किसके अनुसार है, कार्ल जुंग के अनुसार। 103 है कि स्व एक व्यक्ति में चेतना और बेहोशी के एकीकरण का प्रतीक है और समग्र रूप से मानस का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है, यह जो है कार्ल जुंग का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, स्व को कार्ल जुंग किस ज्यामितीय आकृति के माध्यम से दर्शाते हैं, तो किसके माध्यम से दर्शाते हैं, किसके माध्यम से दर्शाते हैं, वृत्त के माध्यम से दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर द, जो कि यहाँ पे दिया गया है। जुंग के अनुसार स्व को प्रदर्शित करने वाली सही आकृति कौन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है।
क्वेश्चन 106 है कि जुंग के अनुसार केंद्रीय बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो केंद्रीय बिंदु है वो प्रतिनिधित्व करता है अहंकार, जिसको कि हम बोलते हैं ईगो। 107 है जुंग अहंकार को किस रूप में देखते हैं। जुंग जो है अहंकार को चेतना के केंद्र की तरह से देखते हैं, ऑप्शन नंबर आ। 108 है जुंग के अनुसार स्व में शामिल है। तो जुंग के अनुसार स्व में क्या शामिल है, चेतना भी है, अचेतन भी है, अहंकार भी है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। 109 कि किस मनोवैज्ञानिक ने सच्चे स्व एवं झूठे स्व में विभेद किया था। वह करने वाले थे विनीकॉट। कौन है, विनीकॉट। 110 आत्म अवधारणा के संबंध में कार्ल रोजर्स का दृष्टिकोण किस प्रकार का था। तो उनका जो दृष्टिकोण था मानवतावादी दृष्टिकोण था। 111 आत्म अवधारणा के विकास में रोजर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है सकारात्मक सम्मान। ठीक है, बाकी नहीं है। ठीक है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण, सकारात्मक सम्मान, ऑप्शन नंबर। 112 है कि सबसे आम निराशा स्वयं को न चुनने या तैयार न होने पर निराश में होना होता है, लेकिन निराशा का सबसे गहरा रूप स्वयं के अलावा अतिरिक्त किसी और को चुनना है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। यह है ऑप्शन नंबर बा, किरकेगार्ड का। 113 है आत्म अवधारणा के संदर्भ में स्ववर्गीकरण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो वह करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर है आ, जॉन टर्नर। 114 है जॉन टर्नर द्वारा विकसित स्ववर्गीकरण सिद्धांत में आत्म अवधारणा के कितने स्तर दिए गए हैं। तो वह दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर है द 2 स्तर। और वह कौन कौन से हैं, देखिए आपको पता भी है। एक तो है व्यक्तिगत पहचान, दूसरा है सामाजिक पहचान। तो ये दोनों स्तर दिए गए हैं। कितने स्तर हैं, 2। और कौन कौन से हैं, तो ये दोनों की बात यहाँ पे करी गई है। 116 है कि किसी व्यक्ति का आत्म मूल्यांकन स्वयं की धारणाओं और दूसरे उन्हें कैसे समझते हैं दोनों पर निर्भर करता है। यह कथन किसने दिया था, यह देने वाले हैं जॉन टर्नर। ठीक है, और इन्होंने कितनी तरह से बताया है, देखिए 2। वह कौन कौन से हैं, एक है व्यक्तिगत पहचान, एक है सामाजिक पहचान। क्वेश्चन नंबर 117 है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह वाक्य किस दार्शनिक ने दिया है। यह जो देने वाले हैं रेने डेस्कार्टेस। कौन है, रेने डेस्कार्टेस। 118 क्या कहता है कि लैटिन भाषा में वाक्य कोगिटो एर्सो सम का हिंदी में भावार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। ठीक है, मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। 109-19 दिया गया है कि डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्या, डिस्कोर्स ऑन द मेथड पुस्तक के लेखक कौन है, वह है रेने देकार्त। कौन है, रेने देकार्त। 120 डिस्कोर्स ऑन द मेथड प्रकाशित कब हुई थी। यह प्रकाशित हुई थी 1637 ईस्वी में। 121 आधुनिक दर्शन का पिता किस दर्शन शास्त्री को कहा जाता है। वह है रेने देकार्त। 122 तर्क बुद्धिवाद या बुद्धिवाद में ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, वह है बुद्धि, ऑप्शन नंबर बा। 123 है स्व की पहचान के संदर्भ में बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धि हमेशा स्व की अवधारणा हेतु रहती है। वह किसने बोला है, कैसी रहती है, वह रहती है सक्रिय रहती है, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। 124 है कि बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान के मुख्य लक्षण कौन से हैं। तो बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान के मुख्य लक्षण हैं अनिवार्यता है, सार्वभौमिकता है, निश्चयात्मकता है, या ये सभी हैं। तो ये सभी ऑप्शंस हैं। 125 बुद्धिवाद के अनुसार प्रत्यय होते हैं। तो बुद्धिवाद के अनुसार प्रत्यय कैसे होते हैं, जन्मजात प्रत्यय होते हैं, ऑप्शन नंबर बा। 126 आत्मज्ञान के लिए लाइबनिट्ज ने क्या आधार माना है। उन्होंने माना है पूर्णतः जन्मजात, ऑप्शन नंबर बा। 127 दिया गया है कि नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं स्पिनोजा। कौन है, स्पिनोजा, ऑप्शन नंबर सा। 128 है कि किस दार्शनिक को निंदनीय दार्शनिक की संज्ञा दी गई है। वो वही हैं स्पिनोजा। कौन है,
सिपनोजा। 129 है कि आत्मन के संदर्भ में द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता के ज्ञान के लिए स्वतंत्र है। यह किस दार्शनिक का है या किसका है? सिपनोजा का है। ऑप्शन नंबर आ। सिपनोजा के द्रव्य सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो वह जो विशेषता है, जो द्रव्य अद्वितीय है, द्रव्य स्वतंत्र है या द्रव्य निरपेक्ष एवं स्वयंभू है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। 131 है कि द्रव्य सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? अपरिमित है, निर्वैयक्तिक है, शाश्वत व कालातीत है, निर्जीव व सजीव है। तो वह जो है निर्जीव या सजीव है। ऑप्शन नंबर द। 132 की चिद गुण शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो हैं लाइबनिट्स। ऑप्शन नंबर बा। 133 है रेने देकार्ते आत्म की अवधारणा को किस विचार से प्रभावित करते हैं? उसको हम करते हैं द्वैतवादी। क्या? द्वैतवादी। 134 सिपनोजा ने आत्म की अवधारणा को किस विचार से पुष्ट किया था? तो उन्होंने किया था एक तत्ववाद। किससे किया था? एक तत्ववाद। ऑप्शन नंबर आ। 135 लाइबनिट्स के दर्शन में आत्म की अवधारणा को किस विचारधारा से स्पष्ट किया गया है? तो उसको किया गया है बहुतत्ववाद से। किससे किया गया है? बहुतत्ववाद से। 136 किस दार्शनिक ने स्व की अवधारणा स्पष्ट करते हुए चित्त, जिसको कि हम सोल बोलते हैं, और अचित्त, जिसको कि मैटर, को परस्पर विरोधी द्रव्य माना जाता था? तो वह है रेने देकार्ते ने यह बात बोली है। ऑप्शन नंबर आ। 137 लाइबनिट्स के अनुसार द्रव्य क्या है? वह कैसा है? क्रियाशील है। कैसा है? क्रियाशील। 138 आत्म के संदर्भ में चिदुड़ू मोनाड्स कहते हैं। किस चीज को कहते हैं? चेतन अणुओं के क्रियाशीलता को। 139 लाइबनिट्स ने संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या किसके माध्यम से करी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बाद दिया गया। क्या? चिदुड़ुओं या मोनाड्स। 140 यहाँ पे क्या बोला गया कि चिदुड़ुओं की विशेषताएं हैं। कैसी हैं? सरल हैं, सिंपल, विस्तार रहित हैं, एक्सटेंशनलेस हैं, निरवयव हैं, पार्टलेस हैं। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। 141 क्या कहता है कि मानव बुद्धि पर निबंध किस विचारक की पुस्तक है? वह है जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर आ। 142 आत्म अवधारणा के संबंध में लॉक का दर्शन आधारित था। तो वह किस पर आधारित था? वह ज्ञान मीमांसा पर। ऑप्शन नंबर बा। 143 समस्त ज्ञान की जननी इंद्रियानुभूति और हमारी आत्मा में कोई जन्मजात प्रत्यय या आदर्श नहीं है। यह कथन किस विचारक का है? या जो है जॉन लॉक साहब है। 144 है कि आत्म अवधारणा की स्पष्टता जॉन लॉक के अनुसार किससे संभव है? तो वह जो संभव है इंद्रियानुभव से संभव है। किससे है? इंद्रिया अनुभव से। 145 है कि आत्मन के लिए अनुभववाद में बुद्धि की क्या भूमिका होती है? तो उसमें जो भूमिका होती है वह नियामक की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? नियामक की भूमिका होती है। 146 है कि अनुभववाद की विशेषता नहीं है। इसमें से अनुभववाद की विशेषता कौन सी नहीं है? एक तो दिया गया है वास्तविकता, नवीनता या इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त, या ऑप्शन नंबर दिया गया है द। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, जो विशेषता नहीं है, वह है आपका बुद्धि जनित ज्ञान। 147 बर्कले का दर्शन क्या है? तो जो बर्कले का दर्शन है उसको हम बोलते हैं आध्यात्मवादी। क्या बोलते हैं? आध्यात्मवादी। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। 148 है कि आत्म अवधारणा के संदर्भ में भौतिक पदार्थ असत है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है बर्कले का है। ऑप्शन नंबर बा। 149 बंडल सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? या जो संबंधित है डेविड ह्यूम से। ऑप्शन आ। 150 बंडल सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो जो इसकी विशेषता है कि किसी वस्तु में उसके गुण होते हैं। किसी वस्तु में उसके गुण होते हैं। 151 मानवीय विफलता का एक ही कारण है और वह मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप में विश्वास की कमी
यह कथन किस दार्शनिक का है? या जो है विलियम जेम्स का है। किसका है? विलियम जेम्स। 152 है कि वह स्वयं बनने की इच्छा करना जो वास्तव में वह है, वास्तव में निराशा के विपरीत है। यह कथन किसका है? यह है किरकेगार्ड। अब हम लोग आ जाते हैं स्वयं की मनोवैज्ञानिक अवधारणा, जो कि बात करता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। क्या? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या हैं कि फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि से प्रेम, ऑप्शन नंबर 7। 154 है कि स्वयं के विषय में और दूसरों की प्रक्रियाओं के विषय में विश्वासों का एक संग्रह है। यह कथन किस अवधारणा के संबंध में कहा जाता है? यह कहा जाता है आत्म अवधारणा के संबंध में, ऑप्शन नंबर 12। 155 दिया गया है कि मैं कौन हूँ। कथन संदर्भित करता है, किस चीज़ को करता है? आत्म अवधारणा को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर 8। 156 है कार्ल रोजर के अनुसार आत्म अवधारणा के घटक कौन से हैं? वह जो हैं ऑप्शन नंबर दिया गया है उपर्युक्त सभी। सभी में कैसे हैं? आदर्श स्वाभी है, स्वच्छभी है, आत्मसम्मान है। इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, आदर्श स्व में शामिल क्या क्या है? एक तो है वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं, वह व्यक्ति जो आप छोड़ना चाहते हैं, या वह आदतें जो आप स्वीकार करना चाहते हैं, या वह विश्वास जिन्हें आप पाना चाहते हैं। तो जो सबसे सही उत्तर है इसमें दिया गया है वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं, वह आदर्श स्व की बात करता है। क्वेश्चन 158 है कि स्व छवि में मुख्य भूमिका किसकी होती है? उसमें होती है वर्तमान में शारीरिक विशेषताएं, वर्तमान में मानसिक विशेषताएं, या वर्तमान में आपका व्यक्तित्व। तो ये सभी विशेषताएं उसमें शामिल होती हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये द। क्वेश्चन 159, आत्मसम्मान के घटक कौन कौन से होते हैं? तो आत्मसम्मान के घटक होते हैं समाज में आपकी भूमिका, स्वयं को पसंद करना, या आपके प्रति समाज का आकलन। तो ये सभी होते हैं आत्मसम्मान के घटक। 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्म अवधारणा जब संरेखित होती है तो वह कैसी होती है? या सर्वांगसम होती है। कैसा होता है? सर्वांगसम होती है। 161 है कि आत्म अवधारणा के संदर्भ में आत्म छवि और आपके आदर्श स्व में अंतर होने पर इसे किस ओर ले जाता है? इसे जो लेके जाता है असंगतता के ऊपर लेके जाता है। 162 है कि आत्म अवधारणा असंगत होने की स्थिति में आत्मसम्मान पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वह नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन नंबर द। 163 मनोवैज्ञानिक संदर्भ में आत्म अवधारणा का विकास कैसा होता है? तो वह जो विकास होता है स्वयं के साथ आंतरिक संवाद के साथ होता है, दूसरों के साथ बातचीत से होता है, या काल्पनिक तथ्यों से होता है। तो वह जो विकास होता है वह होता है स्वयं के साथ आंतरिक संवाद से और दूसरों के साथ बातचीत से। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आ और बा दोनों हो जाते हैं। 164 दिया गया है कि सकारात्मक पुनर्बलन से आत्म अवधारणा पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो वह जो प्रभाव पड़ता है वह सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। 165 दिया गया है कि आत्म अवधारणा के विकास में सहायक है। तो क्या सहायक है? जनसंचार सहायक, ऑप्शन नंबर बा। 166 दिया गया है कि आत्म अवधारणा की प्रकृति कैसी होती है? तो आत्म अवधारणा की प्रकृति जो होती है परिवर्तनशील होती है। 167 अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत जो है अब्राहम मास्लो साहब ने दिया था। 168 है कि आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में मैस्लो द्वारा कुल कितने चरण बताए गए थे? तो जो बताए गए थे 5 चरण बताए गए थे, ऑप्शन नंबर आ। 169 है कि आत्म अवधारणा के संदर्भ में आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च चरण किससे संबंधित है? वह जो संबंधित है आत्मबोध की आवश्यकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आत्मबोध की आवश्यकता से। 170 आत्म अवधारणा के संदर्भ में मैस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रथम चरण कौन सा है? अब देखिए इसमें प्रथम चरण है शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, पानी और प्राणवायु। 170 का ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे सही है।
171 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब्राहम मास्लो के कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो किस तरह से? मनोविज्ञान में, मानवतावादी मनोविज्ञान में, या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में, या इन सभी में? तो इन सभी में ना करके उसका वर्गीकरण किया जा सकता है मानवतावादी मनोविज्ञान में। 172 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्टिन सेलिगमैन ने किसके विचारों को आधार बनाकर सकारात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी थी? तो अब्राहम मैस्लो साहब यहाँ पे आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 7। 173 दिया गया है कि मानवतावादी मनोविज्ञान शामिल करता है, क्या शामिल करता है? वर्तमान में क्या घटित है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मनुष्यों से अंतर्निहित मूल्य, तो ये सभी जो हैं क्या इसमें शामिल करता है। 174 दिया गया है कि मानवतावादी मनोविज्ञान में मैस्लो द्वारा मनुष्य के संदर्भ में क्या विचार है? वह जो विचार है उपयुक्त सभी में क्या है? मनुष्य मौलिक रूप से अच्छे हैं, मनुष्य स्वतंत्र इच्छाएं रखते हैं, मनुष्य व्यक्तिगत विकास में रुचि रखते हैं। तो जो 174 का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। 175 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यह ऐसा है मानो फ्रायड ने हमें मनोविज्ञान का बीमार आधा हिस्सा प्रदान किया है और अब हमें स्वस्थ आधे से भरना होगा। यह कथन मानवतावादी मनोविज्ञान के संदर्भ में किस मनोविज्ञान का है? तो मनोवैज्ञानिक का है, तो वह मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो साहब। 176 क्या है? कार्ल जुंग के अनुसार स्वयं का विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से संभव होता था? वह जो संभव होता था व्यक्तिगतकरण के कारण संभव होता था, ऑप्शन नंबर 7। 177 दिया गया है आत्म अवधारणा में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? वह होता है उपयुक्त सभी क्या है? ज्ञान, परिवेश और समाज। 170 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर द। 178 है व्यक्ति का अपने विषय में मूल्य निर्णय क्या कहलाता है? वह कहलाता है आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर आ। 179 है कि छात्र कक्षा में उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान से दृढ़ होने पर प्रायः देखने में आता है, क्या देखने में आता है? कि वह सकारात्मक व्यवहार करेगा, वह शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है उसकी, वह प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आएगा। तो ये सभी हो जाते हैं जब उसमें उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान से दृढ़ होने लगता है। 180 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आत्मसम्मान वाले छात्र में प्रदर्शित होता है, क्या प्रदर्शित होता है? दुश्चिंता होती है उनमें, अवसाद होता है, या समाज विरोधी व्यवहार होता है? तो उपयुक्त सभी इसमें शामिल होते हैं। 181 है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा विश्वास करना कि किसी स्थिति विशेष की मांगों के अनुसार उसमें योग्यता या व्यवहार करने की क्षमता है, तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है आत्म सक्षमता। क्या कहलाती है? आत्म सक्षमता। 182 दिया गया है आत्म सक्षमता किस सिद्धांत पर आधारित है? वह जो सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। 183 है कि आत्म अक्षमता, जिसको कि हम सेल्फ एफिशिएंसी भी बोलते हैं, को किसने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना था? तो मानने वाले हैं बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा जिनका पूरा नाम है। क्या किसने माना है? बंडूरा साहब ने। 184 दिया गया है आवश्यकताओं के परितोषण को विलंबित करने के व्यवहार को किसी छात्र द्वारा करने को कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आत्मनियंत्रण। क्या बोलते हैं? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण की तकनीक क्या है? तो जो तकनीकी है अपने व्यवहार का परीक्षण करना, आत्म अनुदेशन करना, आत्म प्रबलन करना, ये सभी चीज़ें किसकी हैं? आत्मनियंत्रण की तकनीक है। 186 दिया गया है कि कार्ल जुंग द्वारा स्वयं के विकास के लिए सुनाई गई व्यक्तिकरण प्रक्रिया का क्या आशय है? तो उसका आशय है एक व्यक्ति द्वारा चेतन मन एवं अचेतन मन को शामिल करना, ऑप्शन नंबर आ। 187 दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बच्चों को किस प्रकार की जरूरतें होती हैं? वह होती है स्ववस्तुओं की, ऑप्शन नंबर बा। 188 दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ या मोटा हूँ, कार्ल रोजर के आत्म अवधारणा सिद्धांत में इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आत्म छवि। ठीक है, क्या बोला जाता है? आत्म छवि। 189 है कि
व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है आलपोर्ट का। किसका है? आलपोर्ट, ऑप्शन नंबर 7। 190 है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह परिभाषा किसकी है? क्या है? गिलफोर्ड साहब की, ऑप्शन नंबर आ। 191 व्यक्तित्व के स्व पर आधारित प्रभाव पड़ता है। तो कैसा प्रभाव पड़ता है? वह जो प्रभाव पड़ता है जैविकीय कारकों एवं पर्यावरणीय कारकों की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। 192 है स्व के विकास में जैविकीय कारक कैसे होते हैं? स्व के विकास में जैविकीय कारक वंशानुक्रम होते हैं। 192। 193 छात्र की आत्म अवधारणा के पर्यावरणीय कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं? सांस्कृतिक है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक है, ये सभी कारक हैं। 194 स्व के विकास में बाधा है। स्व के विकास में बाधा कौन सा है? हकलाना भी है, तुतलाना भी है, बहरापन है। तो ये सभी जो हैं स्व के विकास में बाधा हैं। 195 स्व के विकास में पर्यावरणीय कारक हैं। स्व के विकास में पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? एक तो दिया गया ऑप्शन नंबर है आ, परिवार, पास पड़ोस है, सामाजिक परिवेश है। तो यह सभी हैं, ऑप्शन नंबर द। 196 स्व के विकास में जैविकीय कारक नहीं है। तो स्व के विकास में जैविकीय कारक क्या नहीं है? पैतृक गुण, बुद्धि, परिपक्वता या रुचि। जो इसमें नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर द, रुचि। 197 स्व के विकास में गैर संज्ञानात्मक पक्ष है। तो स्व के विकास में गैर संज्ञानात्मक पक्ष क्या है? बुद्धि है। क्या है? बुद्धि। 198 दिया गया है कि आत्म अवधारणा के संदर्भ में संवेगों पर नियंत्रण किस बुद्धि के प्रकार द्वारा संभव है? वह है संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा। 199 है कि सामाजिक दृष्टिकोण से स्व को 3 भागों में किस मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया है? तो वह किया है कार्ल जुंग ने, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 200 कार्ल गुप्तांग गुस्ताफ जुंग द्वारा स्व का वर्गीकरण सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर किया गया है। तो कैसे किया गया? अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है और उभयमुखी के द्वारा किया जाता है। 201 व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत के रचनाकार कौन थे? वह थे सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर आ। 202 है स्व को सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत से स्पष्ट किया था? तो उन्होंने स्पष्ट किया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बा। 203 है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य संप्रत्यय हैं। तो कैसे हैं मुख्य संप्रत्यय? एक तो है उसका ऑप्शन नंबर आ, चेतन, अर्थ चेतन और अचेतन, और दूसरा है आपका इदम, अहम और परा अहम। ठीक है, तो ये सभी उसके क्या हैं? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य संप्रत्यय हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर द सही है, जिसमें कि आ और पा की बात करी गई है। 204 है फ्रायड ने किस प्रत्यय को नैतिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने जो माना है अचेतन को। इसको माना है अचेतन को। 205 आ जाता है स्व के विकास के संदर्भ में अर्थ चेतन का कार्य क्या है? तो स्व के विकास के संदर्भ में अर्थ चेतन का कार्य है, ऑप्शन नंबर है आ, अचेतन और चेतन के मध्य सेतु बनाना, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। 206 है कि स्व के विकास में असामाजिक, अनैतिक और दमिक इच्छाएं मानव मस्तिष्क में कहाँ केंद्रित होती हैं? वह होती हैं अचेतन मन में, ऑप्शन नंबर बा। 207 है कि आत्म अवधारणा के संदर्भ में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां कहाँ प्रबल होती हैं? वह होती हैं ऑप्शन नंबर है आ, चेतन मन में। और 208 दिया गया है कि सिगमंड फ्रायड ने स्व की संरचना के संदर्भ में किन घटकों को महत्व दिया था? तो इदम, अहम और परा अहम। ठीक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। 209 स्व के विकास में मनुष्य की जन्मजात प्रकृति कैसी होती है? तो होती है इदम, ऑप्शन नंबर आ। 210 सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों को स्वयं के विकास में संबंधित करता है। तो क्या करता है? परा अहम, ऑप्शन नंबर सा। 211 है स्व का कौन सा घटक
जन्मजात वासनाएं प्रवृत्तियों को तुरंत प्राप्त करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बा, इदम। 212 है, इदम की कार्य प्रणाली स्व के विकास के संदर्भ में है, वह कैसी है? पूर्णतया अचेतन है। कैसी है? पूर्णतया अचेतन है। 213 है कि फ्रायड के अनुसार स्व का कौन सा घटक आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है? वह करता है अहम। क्या करता है? अहम। 214 है कि फ्रायड के अनुसार जो कि व्यक्तित्व है स्व के विकास में इदम, अहम और परा अहम क्रमशः निम्न प्रत्ययों का प्रतिनिधित्व करता है, और वह कौन कौन सा है? वह है पार्श्विक इच्छाएं, वास्तविक जगत और सामाजिक नियंत्रण। ये तीनों हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। 215 है कि अहम के दृढ़ एवं क्रियाशील होने से स्व के विकास में क्या भूमिका होती है? वह होती है ऑप्शन नंबर बा, क्या होती है? ऑप्शन नंबर बा, व्यक्ति वास्तविकताओं के साथ समायोजन कर लेता है। 216 क्या कहता है कि अहम के दुर्बल तथा निष्क्रिय होने पर स्वयं का विकास कैसा होता है? वह होता है कुसमायोजित एवं खंडित होता है। 217 क्या कहता है कि फ्रायड ने यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को क्या कहकर संबोधित किया था? तो उन्होंने इसको लिबिडो कहकर संबोधित किया था। क्या बोला था? लिबिडो। क्वेश्चन नंबर 218 है कि फ्रायड के अनुसार स्व के विकास में चिंता के प्रकार बताए गए हैं। तो कौन कौन से चिंता के प्रकार हैं? एक है वास्तविक चिंता, एक है तंत्रिकागत चिंता, एक है नैतिक चिंता। तो ये सभी चिंताओं के बारे में बोला गया है। ऑप्शन नंबर द। 219 कि स्व के विकास में फ्रायड ने व्यक्ति द्वारा इदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न करने वाले को क्या कहकर संबोधित किया है? तो वह कहकर संबोधित किया गया है तंत्रिकागत चिंता। क्या कहकर संबोधित किया है? तंत्रिकागत चिंता कहकर संबोधित किया है। 220 है कि व्यक्ति को अपने आत्मविकास के संदर्भ में यह भय रहना कि उससे आदर्शों एवं नैतिक नियमों में चूक न हो जाए जिससे उसे शर्मसार होना पड़े, यह किस प्रकार की चिंता का उदाहरण है? यह है नैतिक चिंता का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। 221 फ्रायड ने अपने स्व व्यक्तित्व विकास में लिबिडो अर्थात लैंगिक ऊर्जा को आधार मानते हुए कितनी मनोलैंगिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 222 है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो मुखावस्था भी है, गुदावस्था भी है, शिशनावस्था भी है, सुप्तावस्था है, जनेंद्रिय अवस्था भी है। तो ये सभी अवस्थाएं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। 223 है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मात्र मनोग्रंथि जिसको कि हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होता है, वो किस में होता है? ऑप्शन नंबर आ है, लड़कों में होता है। किस में होता है? लड़कों में। 224 है फ्रायड के सिद्धांत में पितृ मनोग्रंथि के कारण बालिका का व्यवहार अपनी माँ के प्रति रहता है, तो कैसा रहता है? नकारात्मक रहता है। कैसा रहता है? नकारात्मक। ऑप्शन नंबर बा। 225 आलपोर्ट द्वारा स्व-विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था? तो वह किया गया था सील गुण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बा। 226 आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व स्व की संरचना बनी होती है, तो कैसी बनी होती है? शील गुणों के द्वारा बनी होती है। ऑप्शन नंबर आ। 227 है कि शील गुणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो सत्यनिष्ठा होती है, परोपकार होता है, सामाजिकता होती है। तो ये सभी होते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाता है। 228 है कि स्व के विकास में आलपोर्ट ने सील गुणों के समन्वय जिसको कि हम इंटीग्रेशन तथा संगतता या कंसिस्टेंसी को क्या कहकर संबोधित करते हैं? तो उसको हम अपनापन कहकर संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर 7। 229 है कि सील गुण सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था के अंतिम वर्ष तक किन प्रत्ययों का विकास हो जाता है? वह हो जाता है स्व शरीर का, स्व पहचान का, स्वमान का, या उपयुक्त सभी, इन सभी का हो जाता है। 230 है कि सील गुण सिद्धांत के अनुसार बालक में 4 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में किन प्रत्ययों का विकास होता है? तो वह होता है स्व विस्तार एवं स्व प्रतिमा का।
231 आत्म विकास के संदर्भ में व्यक्ति में किस अवस्था में अपनापन जो को हम बोलते हैं प्रोप्रियम का विकास होता है, वह होता है किशोर अवस्था में। किसमें होता है? किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। 232 आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्ति द्वारा गत अनुभूतियों से प्रभावित न होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना क्या कहलाता है? वह कहलाता है कार्यात्मकता स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर सा। 233 है कि स्व के विकास के संदर्भ में व्यक्तित्वशील गुणों का विकास किस परिस्थिति में संपन्न होता है? वह होता है सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर आ। 234 है कि मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? और बोला जाता है अब्राहम मैस्लो का। ऑप्शन नंबर सा। 235 स्व के विकास में मांग सिद्धांत को पदानुक्रमित रूप से किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया था? वो करने वाले हैं अब्राहम मैस्लो साहब। ऑप्शन नंबर सा। 236 आत्म विकास के संदर्भ में मैस्लो द्वारा परिभाषित उच्च स्तरीय मांग है तो कौन सी है? सामाजिक मांग है, स्वसम्मान मांग है, आत्मसिद्धि मांग है। उपयुक्त सभी मांगे ये हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। 237 है क्या कि मैस्लो के द्वारा बताई गई दैहिक मांग कौन सी थी? तो बताई थी निद्रा, भोजन और यौन क्रिया। ये सभी बताया था मैस्लो ने। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। 238 है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सांवृतिक सिद्धांत जिसको कि हम फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? वह कार्ल रोजर्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर सा। 239 है कार्ल रोजर्स के सांवृतिक सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है आत्म सिद्धांत के नाम से। ऑप्शन नंबर आ। 240 कार्ल रोजर का आत्म सिद्धांत के प्रमुख भाग कौन से हैं? तो व्यक्तित्व के स्थायी पक्ष हैं, व्यक्तित्व की गतिकी है, व्यक्तित्व का विकास है, ये सभी हैं। इसका ऑप्शन नंबर द। 241 कार्ल रोजर के अनुसार मानव व्यवहार का मुख्य कारण क्या है? तो वह कारण है प्रासंगिक क्षेत्र। 242 रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व के पक्ष कौन से हैं? रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व के पक्ष हैं आ और बा दोनों, मतलब प्राणी और आत्मन दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सा। 243 स्व के विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की चेतन एवं अचेतन अनुभूतियों के सम्मिश्रण से किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण होता है? तो उसको हम बोलते हैं प्रासंगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्रासंगिक क्षेत्र। 244 है कार्ल रोजर के सिद्धांत के अनुसार अनुभव के आधार पर व्यक्ति के प्रासंगिक क्षेत्र फिनोमिनल फील्ड का जो भाग अधिक विशिष्ट होता है वह क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं आत्मन। क्या बोलते हैं? आत्मन। ऑप्शन नंबर आ। 245 है कार्ल रोजर के सिद्धांत में आत्मन जिसको क्या बोलते हैं? सेल्फ का विकास मानव विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होता है? वह होता है शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बा। 246 है कि आत्मन के विकास के परिणाम स्वरूप एक शिशु में क्या विशिष्टता आने लगती है? वह धीरे धीरे मैं के रूप में विशिष्ट होने लगता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। 247 है रोजर्स के अनुसार आत्मन के दो उत्पन्नत हैं, वो क्या हैं? एक तो है सा ऑप्शन दिया गया है आत्म संप्रत्यय और आदर्श आत्मन, तो ये दोनों हैं। 248 आत्म संप्रत्यय का तात्पर्य क्या होता है? आत्म संप्रत्यय का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के सभी ज्ञात पक्षों एवं अनुभूतियों से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। 249 कार्ल रोजर के सिद्धांत में आत्म प्रत्यय की विशेषता नहीं है, तो कौन सी आत्म प्रत्यय की विशेषता नहीं है? आत्म संप्रत्यय की प्रकृति परिवर्तनीय है, बाकी जो हैं वो उनकी हैं। आप इसको देख लीजिए। 250 है कि आदर्श आत्मन से तात्पर्य क्या है? आदर्श आत्मन से तात्पर्य है कि आदर्श छवि से, स्व की धनात्मक छवि से है, तो अ और सा दोनों, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। 251 है कि कार्ल रोजर के सिद्धांत में आदर्श
आत्मन एवं प्रत्यक्षित आत्मन के बीच अंतर होने पर व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह पड़ता है विकृत व्यक्तित्व। क्या पड़ता है? विकृत व्यक्तित्व। 252 रोजर्स के सिद्धांत में वस्तुवादी प्रवृत्ति किसे कहा गया है? वह किया गया है उन्नत बनाने के लिए जन्मजात क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 253 वस्तुवादी प्रवृत्ति, जिसको कि हम एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, व्यक्ति के जीवन शैली का एक ऐसा अभिप्रेरक है जो कि क्या करता है? व्यक्ति के आत्मन को उन्नत बनाने एवं प्रोत्साहन देना होता है। 253 का ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। 254 क्या कहता है कि वस्तुवादी प्रवृत्ति कैसी होती है? वह होती है जैविक तत्व होता है, ऑप्शन नंबर आ। 255 कार्ल रोजर के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति सभी प्राणियों में कैसी होती है? तो समान होती है, ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। 256 है कार्ल रोजर के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है जैविक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 7। 257 आ जाता है। देखिए यहाँ पे कथन इस तरह से दिया गया, आत्म सिद्धांत में मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद जिन अनुभूतियों द्वारा व्यक्ति अपने आत्मन को प्रोत्साहित करता है, उन अनुभूतियों से व्यक्ति के आत्मन में क्या बदलाव आता है? वह जो आता है सकारात्मक मूल्य में उसके वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर आ। 258 है कि आत्म सिद्धांत के अनुसार लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को किस प्रकार की आवश्यकताएं निर्देशित करती हैं? वह है अनुरक्षण तथा संवृत्ति आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर बा। 259 आत्म सिद्धांत में कार्ल रोजर्स ने समृद्धि आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने के प्रकार कौन कौन से बताए हैं? तो जिज्ञासा है, आत्म अन्वेषण है, सृजनशीलता है, ये सभी हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दा हो जाता है। 260 आत्म सिद्धांत की प्रमुख मान्यता क्या है? उसकी जो प्रमुख मान्यता है आत्मन तथा अनुभूतियों की अंतःक्रिया। 260 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर 261 है कि आत्म सिद्धांत के अनुसार विकृति और खंडन का अधिक प्रयोग करने से व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन प्रदर्शित होते हैं? वह उसमें होते हैं अनिम्नीयता, यौक्तिकरण, विभ्रम होता है। तो ये सभी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे करेक्ट। 262 है कि आत्म सिद्धांत में अनमयता के कारण व्यक्ति के व्यवहार में क्या दिखाई देता है? तो उसमें क्या दिखाई देता है? क्षतिपूर्ति, गलत विश्वास और तंत्रिकातापी व्यवहार। तो ये सभी इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है और इसकी यूनिट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर एग्जाम्स।